आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोड डेफिनेशंस ऑफ टेंशन कंट्रोल एंड कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शंस। या सादे अल्फाज में समझ लें, टेंशन कंट्रोल सेक्शन क्या होता है और कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन क्या होता है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जेम्स के वाइट की बुक में आपका 4-6 आर्टिकल है, कोड डेफिनेशंस ऑफ टेंशन कंट्रोल एंड कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। अब एक इस इक्वेशन से आप फेमिलियर हैं, जो हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। फॉर इन केस ऑफ बीम्स, द जनरल डिज़ाइन equation is phi mn should be equal to or greater than mu. Now what is this on the left hand side? This is the design capacity, this is the reduced nominal moment capacity, and this is the factored bending moment calculated from the governing load combination. We have discussed a lot about Mn in our previous lectures, how to calculate Mn. Today we want to talk about this factor, phi. What is this phi? This phi is called the capacity reduction factor or strength reduction factor. Strength reduction factor. अब आपको पता है कि हम फाई की वैल्यू किस बेस पे चूज़ करते हैं। जितना एक सेक्शन ज़्यादा डक्टाइल होता है उतना हम हायर वैल्यू ऑफ फाई अलाउ करते हैं, उतना हम कम रिडक्शन फैक्टर लगाते हैं। यानी कम रिडक्शन फैक्टर से मतलब हम रिडक्शन कम करते हैं। रिडक्शन कम करने का मतलब फाई की बड़ी वैल्यू रखते हैं हम। और जितना सेक्शन ब्रिटल होता है उतना हम फाई की वैल्यू कम रखते हैं, यानी उतनी हम ज़्यादा रिडक्शन लेते हैं Mn के अंदर। एक वजह तो ये है कि डक्टाइल सेक्शन जब फेल होता है तो वो उसके अंदर सफिशिएंट डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस होते हैं, जिससे आपको वार्निंग मिलती है कि ये सेक्शन जो है फेल होने वाला है। दूसरी वजह जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये होती है कि मसलन एक कंटिन्यूस बीम है। ये हम प्लास्टिक एनालिसिस में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम उसको डिज़ाइन में कंसिडर कर रहे हैं। मसलन एक कंटिन्यूस बीम है और इस कंटिन्यूस बीम में लेट्स से यहाँ पे आल्दो ये फिक्स्ड रिलेटिवली ये ना बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ये बिल्कुल हिंज होता है, लेकिन मैं इसको एक सपोर्ट ऐसे शो कर रहा हूँ। मे बी इट्स अ कॉलम और maybe any other support, but let's represent it by any support. Let's say यहाँ पे एक और सपोर्ट है और इसी तरह से आगे इस बीम पे डिफरेंट सपोर्ट्स से ये सपोर्टेड है। लेट्स से यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। अब लेट्स से इसके ऊपर एक UDL लग रहा है। अब इस UDL की वजह से ये मैंने रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। ये हमारी 0-0 लाइन है। जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इनिशियली बनती है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। ये इस तरह की एक डायग्राम बन जाती है। टिपिकल शेप इसकी इस तरह से बनती है, यानी जो नेगेटिव मोमेंट होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है कंपेयर टू, यानी जो मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट होता है ओवर द सपोर्ट वो ज़्यादा होता है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है कंपेयर टू दी पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट ओवर द सपोर्ट ज़्यादा होता है वो कंपेयर टू द मिड स्पैन मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट। ये तकरीबन हर स्पैन में टिपिकली यही सिचुएशन होती है कि ये पॉजिटिव वैल्यू कम होती है, ये नेगेटिव वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बड़ी होती है। अब इसका लाजमी नतीजा क्या निकलता है? जब एक गिवन लोडिंग लगे आ रहे होते हैं तो आपका नेगेटिव मोमेंट के ऊपर चूँकि ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है ओवर द सपोर्ट मैग्नीट्यूड वाइज, तो अब इससे जब भी फेलियर इनिशिएट होता है इस बीम में तो वो ओवर द सपोर्ट जहाँ पे नेगेटिव मोमेंट मैक्सिमम होते हैं वहाँ से नॉर्मली इनिशिएट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से इनिशिएट हो गया फेलियर, ठीक, यहाँ से फेलियर, यानी यहाँ पे जो बीम का क्रॉस सेक्शन है वो अगर मैं आपको
रेफरेंस के लिए ले जाऊँ, मसलन इस तरह की लेट से ये जो बीम है, यानी वो जो ये जो पोजीशन है ये वाली, इस यानी जो क्रॉस ये जो कर्वेचर ड्रॉ हुए, ये मोमेंट कर्वेचर किसी सेक्शन का है ना, किसी क्रॉस सेक्शन का है। लेट से ये इस क्रॉस सेक्शन का है, तो ये क्रॉस सेक्शन लोड बढ़ते बढ़ते जब ये यानी इसका यील्डिंग हो जाएगी और फिर इसके अंदर प्लास्टिक रोटेशंस होंगी, तो ये इलास्टिक रीजन ख़त्म होने के बाद, आप सिंपली कह लें यील्डिंग ख़त्म होने के बाद, इसकी जो मोमेंट डायग्राम की शेप है ये चेंज हो जाती है, क्योंकि अब इसके अंदर वो फिक्सिटी नहीं रहेगी उस तरह से जिस फिक्सिटी की वजह से पहले ये मोमेंट आ रहा था। फिक्सिटी यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ स्पैन की वजह से है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन जो है खुद, अब उसको हम कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन। सॉफ्टनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि अब एक क्रॉस सेक्शन जो है वो उसके अंदर उस तरह से सख्ती नहीं है कि वो मोमेंट को रेजिस्ट कर सके, तो इसलिए ये अब ये इसकी शेप चेंज, मोमेंट उस जगह ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जहाँ उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलती है। मसलन आप सिंपल मिसाल ले लें, फिक्स सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। अगर यहाँ पे फिक्स सपोर्ट हो तो आपको मोमेंट नज़र आता है, क्योंकि वो उसमें एबिलिटी होती है तो रेजिस्ट। अगर यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट हो या हिंज सपोर्ट हो तो वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है कि वो रेजिस्ट कर सके। तो जिसकी अब इसकी जब ये वाली स्टेज आ जाती है, प्लास्टिक रोटेशन वाली स्टेज, अब इसमें एबिलिटी टू रेजिस्ट ख़त्म हो जाती है मोमेंट, तो अब ये थोड़े से मोमेंट में ज़्यादा रोटेट होता है, ज़्यादा कर्वेचर इसमें प्रोड्यूस होता है, तो अब इस वजह से ये सॉफन अप हो जाता है। इसकी सॉफनिंग अप होने की वजह से जो मोमेंट डायग्राम है इसकी शेप चेंज हो जाती है, यानी जब आप मज़ीद लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें ज़्यादा ये मोमेंट नहीं रेजिस्ट कर रहा था उस एडिशनल मोमेंट की वजह से, यानी न्यू जो शेप होगी, ये मैंने नीचे तकरीबन इसी रीजन के लिए एक मॉडिफाइड डायग्राम बना दी। आफ्टर प्लास्टिक रोटेशंस हैव टेकन प्लेस एट these locations, at this support and also at this support। so अब उसकी वजह से क्या होगा, मैं इस सपोर्ट की बात कर रहा था पहले कि ये पहले इतना बेंड इलास्टिक रीजन, इलास्टिक लोडिंग की वजह, जब ये इलास्टिक रेंज में था, यानी जब इस जगह मोमेंट जो है वो अभी इस यील्डिंग वाले पॉइंट से नीचे था, तो फिर ये लोड लगने की वजह से यहाँ ज़्यादा मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता था कंपेयर टू द मिड स्पैन। आफ्टर इट हैज़ यील्डेड, आफ्टर इट हैज़ एंटर्ड प्लास्टिक जोन, अब ये सॉफन अप हो चुका है, अब ये थोड़ा सा लोड लगने से ज़्यादा रोटेट हो जाता है, इसकी रेजिस्टेंस टू एबिलिटी टू रेजिस्ट रोटेशन अब बहुत कम रह चुकी है। तो अब इस वजह से ये यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जब एडिशनल लोड लगता है तो उसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, यहाँ पे बहुत कम मोमेंट जा रहा होता है और यहाँ पे मोमेंट ज़्यादा आने लग जाता है, जो पहले कम था अब वो ज़्यादा आने लग जाता है, यहाँ पे अब बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है। उसकी वजह से इसी को हम कहते हैं कि लोड की रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक सेक्शन जब इस रीजन में चला गया प्लास्टिक रीजन में, तो वो सेक्शन अब मज़ीद लोड नहीं ले सकता, तो हम इसको कह रहे हैं कि ये सेक्शन प्लास्टिक रोटेशंस अंडरगो होके, प्लास्टिक रोटेशंस प्रोड्यूस करके अब ये खुद लोड नहीं लेगा, ये साथ वाले जो क्रॉस सेक्शन है उसको लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट लोड इन केस ऑफ एनी ओवरलोडिंग एट दिस लोकेशन। अब ये जो एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट लोड है, इसके लिए ज़रूरी है कि क्रॉस सेक्शन इस तरह का हो जो आपको नीचे वाला नज़र आ रहा है, जो कि यील्डिंग के बाद एक सफिशेंट जिसमें कर्वेचर, सफिशिएंट रोटेशन जिसमें प्रोड्यूस हो। वही सेक्शन जिसमें कर्वेचर नहीं प्रोड्यूस हो रहा ज़्यादा, जो कि सॉफन अप नहीं हो रहा, जो इस तरह की डक्टाइल बिहेवियर नहीं शो कर रहा, वो सेक्शन दूसरे साथ वाले क्रॉस सेक्शन को, मिड स्पैन लोकेशन को लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। इस वजह से ये जो एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट लोड है एक डक्टाइल सेक्शन की, इससे आप इसका नतीजा क्या है कि आपको एक इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सेफ्टी मिलता है कि चलो एक जगह जहाँ फेलियर होने वाला है वहाँ पे अब लोड अब वहाँ पे मोमेंट नहीं बढ़ रहा, मोमेंट अब किसी और जगह बढ़ रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया लोड। तो इस वजह से जो डक्टाइल सेक्शंस हैं उनके लिए, जैसे ये वाला सेक्शन है,
जैसे ये वाला सेक्शन, नीचे वाला बेसिक सेक्शन, ये जैसे इस तरह का सेक्शन, इस तरह के सेक्शंस के लिए हम फाई की वैल्यू बड़ी रखते हैं। क्यों? अगर ये ओवरलोड होंगे भी तो एक कंटिन्यूस फ्लोर सिस्टम में, यानी कि जब एक कंटिन्यूस बीम होगा तो उसमें ये जो सेक्शन है अगर ये ओवरलोडिंग की वजह से फेल हो भी जाएगा तो ये इट इज़ कैपेबल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लोड टू द अदर सेगमेंट, ये कोलैप्स होने नहीं देगा। ये इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की एक एबिलिटी होती है ना कि वो फ़ौरन कोलैप्स नहीं हो जाते, उनमें पहली प्लास्टिक हिंज बनने से फेलियर नहीं हो जाता, कोलैप्स नहीं हो जाता, उनमें काफ़ी सारी प्लास्टिक हिंजेस डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी बनने के बाद वो कोलैप्स होते हैं। ये हम प्लास्टिक एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। सो इस तरह का सेक्शन जो डक्टाइल बिहेवियर दे रहा है इसके लिए हम फाई वैल्यू बड़ी रखेंगे बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट लोड, बिकॉज ऑफ इट्स डक्टाइल नेचर। और जो इस तरह का सेक्शन है जो आपको ऊपर A6.50 वाला नज़र आ रहा है, इस तरह के क्रॉस सेक्शन के लिए हम फाई की वैल्यू छोटी लगाएंगे ताकि अगर इसकी एबिलिटी कम है तो हम इसके फाई के साथ फाई वैल्यू छोटी रखेंगे ताकि इसकी कैपेसिटी अगर से बड़ी भी हो तो हम इसको फाई की छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, यानी ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ऊपर ये वाला, चाहे उसकी कैपेसिटी ज़्यादा भी है लेकिन उसके साथ जो फाई की वैल्यू है वो छोटी लगाई जाएगी टू मेंटेन सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ सेफ्टी, टू मेंटेन लेवल ऑफ सेफ्टी। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि जिसमें आप एरिया ऑफ स्टील बढ़ाते जा रहे हैं तो सेक्शन की डक्टिलिटी रिड्यूस होती जा रही है। तो इस वजह से 2002 तक, यानी अनटिल 2002 से पहले तक ACI कोड सेक्शंस के अंदर डक्टाइल नेचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी ये इस बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि जो भी सेक्शंस डिज़ाइन किए जाएं वो डक्टाइल हों, वो उसके लिए ACI कोड का जो तरीका था वो ये था कि जो मैक्सिमम स्टील आप डाल सकते हैं, यानी AS मैक्सिमम या उसके करस्पॉन्डिंग टेंशन स्टील जो रो मैक्सिमम जिसको आप कहते हैं, टेंशन स्टील रेशो जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो एक लगा दी जाती है कि इससे ज़्यादा स्टील नहीं डाला जाए ताकि सेक्शन की डक्टिलिटी इस लेवल से कम ना हो। यानी डक्टिलिटी को इंश्योर करने के लिए, डक्टिलिटी को इन्फोर्स करने के लिए, डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो मैक्सिमम जो स्टील रेशो है उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी जाती है, लिमिट लगाई गई थी कि ये इस लिमिट से ज़्यादा स्टील ना डाला जाए। यानी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो अनटिल 2002 ACI ने जो तरीका रखा था वो ये था कि रो मैक्स वाज इक्वल टू 0.7 टाइम्स रो बैलेंस्ड, रो बी आप कह लें या रो बैलेंस्ड। ये था 2002 से पहले तक का। 2002 से पहले तक का तरीका क्या था? रो मैक्सिमम रेशो की एक मैक्सिमम लिमिट रखी गई कि इससे ज़्यादा ना रहे, वो मैक्सिमम लिमिट थी कि 75% ऑफ रो बैलेंस्ड। ठीक है, ये जो तरीका है कि आप डक्टिलिटी को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि आपने डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा हुआ है डक्टिलिटी और एरिया ऑफ स्टील का, ये मैं चाहूँगा कि अगर आपने लेक्चर नहीं सुना हुआ, ये वाला लेक्चर जो जिसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ था इन इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेंशन स्टील एरिया और बाकी पैरामीटर्स को भी नीचे डिस्कस किया था ऑन फ्लेक्सुरल बिहेवियर, आप ज़रूर इसको सुनिएगा कि इसमें हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आप एरिया स्टील बढ़ा रहे हैं तो आपकी मोमेंट कैपेसिटी आल्दो बढ़ रही है, बट जो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डक्टिलिटी, आपकी डक्टिलिटी रिड्यूस हो रही है, सेक्शन जो है वो वो कम डक्टाइल होता जा रहा है जैसे जैसे आप एरिया स्टील बढ़ा रहे हैं। तो कोड ने एरिया स्टील के ऊपर मैक्सिमम के ऊपर एक लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा ना डाला जाए। वो लिमिट क्या थी? 75% ऑफ रो मैक्सिमम वाज टेकन इक्वल टू 75% ऑफ रो बैलेंस्ड। ये जो तरीका है कि डक्टिलिटी को कंट्रोल किया जाए बाय हैविंग सम रो मैक्स इम्प्लीमेंटेड, ये तरीका जो है आपका यानी ये इजी है अगर आप अप्लाई कर रहे हो सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शंस के ऊपर, जैसे हमने पहले डिस्कशन अभी तक की हुई है। लेकिन आगे जाके जब हम जनरलाइज करेंगे थोड़े इस डिस्कशन को, यानी जब हम
कंप्रेशन यानी ऐसे सेक्शन जिसमें हमारी टेंशन रिइंफोर्समेंट के साथ साथ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट भी होगी, और फिर कुछ सेक्शंस होंगे जो जिनका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, जो कि टी सेक्शंस होंगे। तो उस केस में फिर ये जो तरीका है रो मैक्सिमम वाला जो प्रोसीजर है ये मुश्किल हो जाता है। इस वजह से 2002 के बाद जो है जो तरीका अडॉप्ट किया गया है ACI कोड में, इन ऑर्डर टू कंट्रोल डक्टिलिटी, इन ऑर्डर टू इंश्योर डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट, वो है बाय enforce वो है टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ टेंशन स्ट्रेन reached at the level of tension reinforcement. Tension strain reached at the level of tension reinforcement at when the extreme concrete compression fiber reaches its maximum usable compression, यानी जब वो 0.003 पे पहुंचता है। सिंपल सी बात क्या है, जब जो तरीका अडॉप्ट किया गया है वो ये है कि जो अभी ACI कोड ने तरीका अडॉप्ट किया वो ये है कि व्हेन कंक्रीट इज़ एट 0.003, उस स्टेज पे ये जो स्टील में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, इस स्ट्रेन को इसके ऊपर लिमिट लगाया जाए, यानी लिमिट जो है वो यानी एक मिनिमम रखा जाए कि यानी एप्सिलॉन एस की सम मिनिमम वैल्यू स्पेसिफाई की जाए कि ये वैल्यू प्रोड्यूस होनी ही होनी चाहिए, तब जाके सेक्शन की डक्टिलिटी, यानी डक्टिलिटी को इन्फोर्स करने का तरीका ये रखा गया है अब ACI कोड में कि एप्सिलॉन एस की वैल्यूज़ प्रिस्क्राइब की गई हैं। तो जाहिर है कि जितना ये स्टील स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना ये ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, उतना जाहिर है कि ये ज़्यादा इसके अंदर डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस हुई होंगी, तभी जाके ये स्ट्रेन इस लेवल पे इतनी बड़ी प्रोड्यूस हो रही होगी ना। तो ज़ाहिर है इसका मतलब भी वही बनता है जो पहले डिस्कस किया है, लेकिन इसका तरीका अब बदला गया है, यानी इंस्टेड ऑफ यूजिंग रो मैक्स, यानी रो के ऊपर लिमिट लगाने के बजाय, टेंशन स्टील रेशो के ऊपर लिमिट लगाने के बजाय अब ये तरीका रखा गया है कि यहाँ पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है उस पर एक लिमिट लगाई जाए कि वो कम अज़ कम इतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस होनी चाहिए व्हेन कंक्रीट इज़ एट 0.003 स्ट्रेन। सो ये यूनिवर्सल तरीका है, पूरे शायद इंटरनेशनली यही अप्लाई हो रहा है कि हम इंश्योर करते हैं कि सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एस प्रोड्यूस हो। ये आप समझ लें कि जितना ज़्यादा एप्सिलॉन एस प्रोड्यूस होता है उतना हम फाई की वैल्यू बड़ी अलाउ करते हैं, जितना कम प्रोड्यूस होते हैं उतनी हम कम वैल्यू अलाउ करते हैं। इसके बारे में अब स्पेसिफिक डिस्कशन आगे हमारी आ रही है, उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू फाई कि जो पहले क्या तरीका था और अब क्या तरीका अडॉप्ट किया गया, और क्यों फाई की वैल्यू छोटी या बड़ी रखी जाती है। हमने डिस्कस किया कि 2002 के बाद जो क्राइटेरिया है डक्टाइल सेक्शन अटेन करने का, वो कोड में टेंशन स्टील के लेवल पे स्ट्रेन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि सम मिनिमम लेवल ऑफ मिनिमम स्ट्रेन अचीव होना चाहिए एट द लेवल ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए कुछ टर्म्स हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। एक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी टर्म नहीं है, सो लेट्स लुक एट देम। एक है डी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी टर्म है डी टी। ये डी क्या चीज़ है? डी तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ ये डी क्या है? ये अगर मसलन यहाँ पे ये टेंशन साइड है और ये कंप्रेशन साइड है, तो कंप्रेशन एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से टेंशन स्टील के सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस डी कहलाता है। मसलन अगर 2 लेयर्स हों टेंशन स्टील के और लेट्स एज्यूम कि ये सारी बार्स 1 डायमीटर के हैं, तो जो इनका सेंट्रॉइड बनेगा वो सेंटर पे बन जाएगा, यानी ये जो डिस्टेंस है ये डी कहलाता है। डी इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर टू द सेंट्रॉइड ऑफ द टेंशन स्टील। डी टी क्या चीज़ है? डी टी इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर टू द फारदेस्ट लेयर ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, या आप कह लें कि फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर टू द एक्सट्रीम टेंशन स्टील लेयर, उसके सेंट्रॉइड तक आखिरी जो आ रहा है, यानी कि ऊपर भी आ रहा है, ये सबसे टेंशन फेस की जो क्लोजेस्ट लेयर हो
उस तक का, उसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस dt। तो सिंगल लेयर के केस में d and dt आर सेम थिंग्स, लेकिन मोर देन वन layers of tension reinforcement we will have different values for d and dt. dt will be slightly larger than d for more than one layers. एप्सिलॉन s क्या चीज़ है? एप्सिलॉन s is the strain at level d. एप्सिलॉन t क्या चीज़ है? एप्सिलॉन t is strain at the level of dt. ठीक है, ये एप्सिलॉन t जिसको हमने कहा कि इट इज द स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ dt, ये क्या चीज़ है? लेट्स लुक एट दिस. एप्सिलॉन t इज, it is the net tensile strain at dt level. अब dt level हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं. dt is distance from extreme compression fiber to the extreme layer of tension reinforcement. So net का वर्ड हम इसमें नेट का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? नेट टेंसाइल स्ट्रेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बीम में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है उसकी सिर्फ वजह फ्लेक्चरल लोडिंग नहीं है. जैसे आपको ये फ्लेक्चर की वजह से ये स्ट्रेन नज़र आ रही है, फ्लेक्चरल स्ट्रेन से ये सिर्फ ये जो ड्रॉ हुई ये सारी फ्लेक्चर की वजह से ड्रॉ हुई हैं. ठीक है, ये यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है यही एप्सिलॉन टी है. ये एप्सिलॉन टी क्योंकि ये फ्लेक्चर की वजह से ड्रॉ की है ना, नेट टेंसाइल. सो एप्सिलॉन नेट का वर्ड यूज़ करने का पर्पस ये है कि एक्चुअली तो इस लोकेशन पे या किसी भी जगह पे जो स्ट्रेन है उसके और भी रीजंस है. मसलन थर्मल स्ट्रेसेस, एक्सपेंशन ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, या क्रीप की वजह से, या श्रिंकेज की वजह से, या इवन प्री स्ट्रेस बीम्स के केस में, प्री स्ट्रेस बीम के केस में प्री स्ट्रेसिंग की वजह से भी होती है. तो ये नेट टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब है ओनली ड्यू टू फ्लेक्चरल लोडिंग जो प्रोड्यूस हो रही है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मोर देन वन लेयर्स हों तो dt will be slightly greater than d and epsilon t will be slightly greater than epsilon s. ठीक है, इनकी बेस पे अब ये जो एप्सिलॉन टी है इसकी बेस पे आगे हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं. यानी जो लिमिट हमने ऊपर बात की है ना कि 2002 के बाद जो क्राइटेरिया चेंज हुआ डक्टिलिटी को कंट्रोल करने का, वो चेंज हुआ. वो यानी टेंशन स्टील के ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट लगाने के बजाय अब जो लिमिट है वो है बाय प्लेसिंग अ सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ एप्सिलॉन टी. एप्सिलॉन टी की सम मिनिमम वैल्यू को स्पेसिफाई करके अब जो है जो लेटेस्ट कोड्स हैं वो डक्टिलिटी को इंश्योर करते हैं. तो ACI कोड भी इसी को फॉलो करते हैं. सो लेट्स लुक एट हाउ वी यूज़ दिस एप्सिलॉन टी. यानी एप्सिलॉन टी की वो मिनिमम वैल्यू क्या कोड ने स्पेसिफाई की है और उसके ऊपर थोड़े से आगे कमेंट्स होंगे कि how good is that criteria. अब हम वी आर रेडी टू डिफाइन टेंशन कंट्रोल. हमारा टॉपिक था टेंशन कंट्रोल और कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शंस की कोड डेफिनेशंस. सो अभी हम वी आर रेडी टू डिस्कस दीज डेफिनेशंस. इसमें पहले मैं डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ACI 2014 वाला जो वर्जन है. और फिर मैं जो 2019 में जो रिवीजन हुई है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा. वो आपकी बुक जो है चूँकि वो 2014 वाले कोड के ऊपर बेस्ड है तो बुक में 2014 तक डिस्कस हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है 2019 वर्जन भी आ चुका है ACI कोड का, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 2019 में क्या चेंज आई है इस डेफिनीशन में. सो पहले हम डेफिनीशन देखते हैं कि 2014 कोड तक, 2014 और इससे पिछले जो कोड्स है उनमें पिछले कोड से हमारा 2011 वाला कोड, 2008 वाला कोड, उनमें 2005 वाला, ये इन सब में जो टेंशन कंट्रोल सेक्शन की डेफिनेशन थी वो एक ही थी. लेट्स सी कि वो क्या थी. इनमें टेंशन कंट्रोल सेक्शन की डेफिनेशन ये थी. टेंशन कंट्रोल
सेक्शन। इसकी डेफिनेशन थी एप्सिलॉन एस शुड बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0.005। ये डेफिनेशन थी ACI 318 2014 और इससे पिछले जो कोर्स से 2002 तक चले जाएं, ये डेफिनेशन थी टेंशन कंट्रोल सेक्शन की। यानी सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, ये जो है एप्सिलॉन एस नहीं है, ये डेफिनेशन बेस्ड है ऑन एप्सिलॉन टी। सारी डेफिनेशंस आगे हमारी एप्सिलॉन टी के ऊपर। टेंशन कंट्रोल सेक्शन और कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन बोथ डेफिनेशंस आर बेस्ड ऑन एप्सिलॉन टी। तो जिस सेक्शन में इतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाए कि ये जो एप्सिलॉन टी है वो 0.005 को एक्सीड करते, तो उस सेक्शन को हम टेंशन कंट्रोल सेक्शन कहेंगे। ठीक हो गया। जस्ट टू पुट दिस इन कॉन्टेक्स्ट, आप ज़रा देखिएगा, जो एक नॉर्मल लेट से हमारे पास 60 ग्रेड है, 60 ग्रेड का स्टील, और ये चले इसी की फ़िलहाल बात कर लेते हैं। 60 ग्रेड स्टील जो है उसका FY ज़ाहिर है 60 KSI होता है, तो उसका जो एप्सिलॉन Y होता है वो अगर आप कैलकुलेट करें 60 KSI डिवाइडेड बाय ES, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इन KSI 29,000 KSI, तो ये आंसर आपके पास आएगा 0.00207। बाय द वे कोड आपको अलाउ करता है कि आप इसको राउंड ऑफ करके 0.002 ले लें। कोड अलाउ करता है कि आप इसको 0.002 कंसिडर कर लें। ठीक है। सो एनीवे ज़रा इसको देखिएगा, 0.002 के मुकाबले में 0.005 ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स जो है वो ग्रेटर है। तो टेंशन कंट्रोल सेक्शन जो है वो डेफिनेटली उसमें इतनी यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा यील्डिंग से काफ़ी ज़्यादा आगे जाके स्ट्रेन प्रोड्यूस हो चुकी होती है। सो ये है टेंशन कंट्रोल सेक्शन की डेफिनेशन एज़ पर ACI 318 2014। ऑल राइट। टेंशन कंट्रोल सेक्शन जो है जिसमें अगर लेट्स से, वैसे तो हमने कहा ना इसकी डेफिनेशन में इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.005, एप्सिलॉन टी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.005। अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करना चाहें कि ये सेक्शन किस तरह का होता है बिहेवियर इसका, तो अगर हम देखें तो एप्सिलॉन टी इक्वल टू 0.005 के करस्पॉन्डिंग ये वाले ग्राफ है। लेट मी शो यू ये ग्राफ मोमेंट कर्वेचर कर्व, ये जो जिसका 0.50 इंच स्क्वायर जिसका अंदर एरिया है, ये पहले मेरे ग्राफ्स वो 4-11 फिगर है, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो अगर आपने ख़ुद बनाया हुआ है इसको, तो आपको पता चलेगा कि इसका जो मोमेंट कर्वेचर कर्व है, इसमें जब आपका स्ट्रेन 0.003 कंक्रीट में 0.003 पे पहुंचेगा, तो उस वक़्त जो एक्सट्रीम लेयर में, मैं एक्सट्रीम लेयर की बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम लेयर में जो टेंशन एक्सट्रीम लेयर ऑफ स्टील है उसमें जो स्ट्रेन है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0.005 होगा। आपने असाइनमेंट की होगी तो आपको आइडिया होगा, ये आप खुद अपना कैलकुलेशन से वेरीफाई कर सकते हैं इसको। क्या आपने वेरीफाई करना है? आपने ये वेरीफाई करना है कि जहाँ आपका स्ट्रेन एप्सिलॉन C मैक्स आपका 0.003 है इक्वल टू एप्सिलॉन CU, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग आपका एक्सट्रीम लेयर ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट में स्टील कितना स्ट्रेन कितना है वो एग्जैक्टली 0.005 होगा। सो अगर हमने टेंशन कंट्रोल लिमिट की ये डेफिनेशन कर दी है टेंशन कंट्रोल सेक्शन की, कि उसके अंदर ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन टी की, ये एग्जैक्टली इक्वल एप्सिलॉन टी की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.005 होती है। तो अब हम एक टर्म लिखने लगा हूँ जिसको हम कहेंगे टेंशन कंट्रोल
लिमिट इन ब्रैकेट TCL स्ट्रेन, यानी TCL स्ट्रेन जो है वो हमने डिफ़ाइन कर लिए 0.005, यानी जो हमने मिनिमम रखा है ना कि एप्सिलॉन टी मिनिमम कितना होना चाहिए वो 0.005, इस मिनिमम को हमने नाम दे दिया टेंशन कंट्रोल लिमिट स्ट्रेन। ठीक है, यानी वैसे तो एप्सिलॉन टी हमने ये रेंज है ना, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसको हमने TCL स्ट्रेन कहा, टेंशन कंट्रोल लिमिट स्ट्रेन। ठीक, यानी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है टेंशन कंट्रोल सेक्शन की। सो तो अगर आप देखें तो अगर हम ये जो एप्सिलॉन टी है ये एग्जैक्टली इक्वल टू 0.005 यानी TCL स्ट्रेन के बराबर ले लें, तो उसके अगर ये स्ट्रेन हम 0.005 यानी TCL स्ट्रेन के बराबर ले लें, तो इस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम अब स्पेशल नाम देंगे CTCL, यानी C आप सब्स्टिट्यूट में बेहतर है डाल दें CTCL, C करस्पॉन्डिंग टू टेंशन कंट्रोल लिमिट। ठीक है, सो अगर हम ऑब्टेन करना चाहें फॉर दिस, अब चूँकि ये हमें नोन है, अब एप्सिलॉन टी की एक पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं C, तो ये हम अगेन बाय कंसिडरिंग सिमिलर ट्राइंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन कौन सी ट्राइंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इन ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ, मसलन ये वाली ट्राइंगल, और अगेन यू कैन कंसिडर मे बी the other triangle, the bigger triangle, this one. ये जो दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 0.003 ये था प्लस 0.005 ये, तो ये 0.008 हो जाएगा, 0.008। और अब हम लिख सकते हैं इक्वेशन C, मैं सबस्क्रिप्ट में CTL लिखूँगा, डिवाइडेड बाय 0.003 इक्वल टू, यानी ये मैंने लिखा C डिवाइडेड बाय 0.003 इक्वल टू DT, ये वाला डिस्टेंस DT डिवाइडेड बाय ये वाला टोटल डिस्टेंस, सो इक्वल टू DT divided by 0.008. So from here you can write down C corresponding to CTL tension, sorry मैंने CTL लिख दिया, TCL लिखना चाहिए था, let me correct this. So CTCL will become equal to, ये ऊपर जब आएगा 0.003 divided by 0.008, so this can be written as 3/8, so 3/8 dt. This is CTCL. अब ज़रा देखिएगा, अगर ये वैल्यू एप्सिलॉन टी एग्जैक्टली इक्वल टू 0.005 हो, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली CTCL होगी, C करस्पॉन्डिंग टू टेंशन कंट्रोल लिमिट। अगर हमने ये वेरीफाई करना हो, क्या वेरीफाई करना हो कि हमारा सेक्शन 10, in order to verify अभी लेट्स से हम कोई एनालिसिस कर रहे हैं और हमने ये वेरीफाई करना है दैट द section that we are analyzing is tension control in order to verify that the section is tension control, what we need to verify is that epsilon T is equal to or greater than 0.005. So this is what, यही definition है tension control section की, ठीक है। So इसको वेरीफाई करने के लिए अगर हम C वैल्यू कैलकुलेट कर दें उस सेक्शन के लिए और हम उसको कंपेयर कर दें विद दिस CTCL, कंपेयर कर दें विद
CTCL। अच्छा, अब ज़रा रिलेशनशिप्स देखेगा एप्सिलॉन का और C का। ये देखिएगा, अगर C की वैल्यू छोटी हो तो एप्सिलॉन T की वैल्यू बड़ी होगी। मसलन मैं अब किसी और कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, या लेट से मैं ऊपर वाले फिगर को यूज़ कर लेता हूँ। अगर मेरे पास जो वैल्यू है C की, अगर C की वैल्यू छोटी हो तो इसका मतलब है, लेट्स यूज़ अ डिफरेंट कलर, मे बी ब्लू। अगर C की वैल्यू छोटी हो तो आपके पास ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन T की, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। व्हाट डज इट मीन? A lower value of epsilon corresponds to a higher value of epsilon. ठीक? So it means कि अगर हम अपने एनालिसिस के दौरान ये प्रूव करना चाह रहे हो कि सेक्शन हमारा टेंशन कंट्रोल्ड है, और उसके लिए हमें प्रूव करना होगा कि एप्सिलॉन T इज़ ग्रेटर दैन 0.005, तो ये प्रूव कर लें, या ये प्रूव कर लें कि C जो हमारे पास सेक्शन में आ रहा है उसका C लेसर है देन C करस्पॉन्डिंग टू टेंशन कंट्रोल लिमिट। इससे भी ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो सेक्शन है ये टेंशन कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो CTCL है, इससे आपका कैलकुलेटेड जो C आ रहा है वो C वैल्यू कम होगी, तो डेफिनेटली आपका ये जो आंसर बनेगा एप्सिलॉन T का, ये 0.005 से बड़ा होगा। आई होप आई मेड इट क्लियर। CTCL के ऊपर एग्जैक्टली वैल्यू 0.005 है। अगर आपका C लेसर देन CTCL हो, यानी ये डेप्थ कम हो, यहाँ पे आप ऐसे जा रहे हो, तो फिर आपका ये स्ट्रेन वैल्यू बड़ी होगी। सो you can prove that, one way to prove that the section is tension control is by calculating the value of C and comparing it with CTCL, और CTCL की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट कर ली है, it is equal to 3/8 dt. Alright, so this is how, ये आप सिंपली इस तरह लिख लें, C equal to or less than 3/8 dt. That means section would be tension control. अच्छा, सेक्शन टेंशन कंट्रोल। अगर एक चीज़ अब रह गई है, ये हमने डिस्कस कर लिया एज पर ACI 318/2014। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा आपके कोर्स में बस यही शामिल है, टेंशन कंट्रोल सेक्शन की। यानी अब हम चूँकि अभी तक बुक में यही फॉलो करते आ रहे हैं, तो टू कीप कंसिस्टेंसी विद बुक हम इस 2014 वाली डेफिनेशन को एक्सेप्ट करेंगे अभी भी। लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू ACI 318/2019, the new definition for tension control section is that the epsilon T should be equal to or greater than epsilon Y plus 0.003। एप्सिलॉन Y उस मटेरियल यील्ड स्ट्रेन है। सो अगर आप देखें तो 60 ग्रेड के लिए, फॉर ग्रेड 60, this is still the same answer, because for grade 60 epsilon Y is ये इक्वल टू डाल दिया मैंने, epsilon Y is 0.002 approximately plus 0.003. this will become again the same thing, यानी epsilon T equal to or greater than, यही आंसर बन जाएगा जो 2014 के लिए था, 2019 में भी फॉर ग्रेड 60। बट फॉर अदर ग्रेड्स ऑफ कोर्स यू विल गेट अ डिफरेंट आंसर। फॉर ग्रेड 40 यू विल गेट अ स्मॉलर आंसर, एंड फॉर ग्रेड 80 जो ग्रेड है उसके लिए आपका आंसर जो है वो इससे बड़ा आ जाएगा। यानी जो लिमिट रखी गई है वो अब 2019 कोड में, instead of using a fixed value of 0.005, now it is a function of epsilon Y
and with the addition of 0.003. So ये अगर आप देखना चाहें तो मैं क्विकली आपको कोड में दिखा सकता हूँ। ये 2014 का कोड है और इसमें जो टेंशन कंट्रोल सेक्शन की डेफिनीशन की गई है वो है सॉरी ये टेंशन कंट्रोल सेक्शन, ये डेफिनीशन है। ये आपको पूरा नहीं नज़र आ रहा, लेफ़्ट साइड पे आपको सिर्फ 0.005 की फिगर नज़र आ रही है। इससे दूसरी साइड पे यानी यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लिख सकूँ, यहाँ पे सॉरी आई कैन राइट ओवर हियर, यहाँ पे जो है 0.005 जहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे इससे लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन टी इक्वल टू और ग्रेटर देन, और फिर ये लिखा 0.005। सो दिस इज़ द डेफिनीशन एज़ पर 2014 कोड में। थोड़ा छोटा करता हूँ फिर आपको नज़र आ जाएगा। दिस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, एप्सिलॉन टी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.005, ये डेफिनीशन थी टेंशन कंट्रोल की। नई डेफिनीशन जो है वो थोड़ी चेंज है। लेट मी फिगर इट आउट कि अब ये मैंने ACI 318 खोला है, 318 2019 वर्जन खोला है, just for your satisfaction। ACI 318 2019 कोड है और ये मैंने वही टेबल खोला है जो मैंने आपको अभी 2014 में दिखाया है, 21.2.2 यही टेबल करस्पॉन्डिंगली। अब यहाँ पे ज़रा डेफिनेशन देखिएगा टेंशन कंट्रोल की क्या है। वहाँ लिखा था फिक्स्ड वैल्यू थी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0.005, और यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन टी वाई प्लस 0.003। टी जो है वो प्रॉबेबली टेंशन के लिए यूज़ हुआ है, टेंशन स्टील का जो यील्ड स्ट्रेन है, ठीक है। सो जस्ट अ क्विक अपडेट। So we have discussed that as per ACI 318 2014 version, tension control section is defined as having epsilon t equal to or greater than 0.005. Now let's see how do we define, how ACI defines compression control section. So compression control sections. Now compression control section, these are defined as sections for which the epsilon t is equal to or lesser than epsilon y, यानी जिनमें स्ट्रेन जो है, यहाँ पे जो स्ट्रेन है एप्सिलॉन, जिनमें ये स्ट्रेन लेट्स लुक एट दिस, जिसमें ये स्ट्रेन, सो कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन में एट लेवल ऑफ dt, यानी ये जो स्ट्रेन होगा दैट एप्सिलॉन t विल बी इक्वल टू और लेसर देन एप्सिलॉन y, यानी इवन एक्सट्रीम लेयर ऑफ टेंशन स्टील विल नॉट बी yielding. So now if we try to write down the expression just as we have written the expression for CTCL over here, CTCL, we can write down expression for CCCL. Look at this diagram which is corresponding to compression control limit. So this the general value, the general limit is epsilon t equal to or lesser than epsilon y. So strictly speaking this limit should be epsilon y. But for grade 60 steel we can write this becomes equal to 0.002, approximately 0.002. ACI code allows taking this equal to 0.002, rounding it off to 0.002. So if you accept that this is discussion is for grade 60 and for other grades, you need to write the corresponding values of strain over here. Epsilon instead of 0.002 you will be writing epsilon y for that particular strain. So we are discussing this
So the next equation is in context of a grade 60 steel. So in that case, CCCL would be equal to CCC compression control limit, compression controlled limit, CCCL, will become equal to we can write the expression for CCL using the similar triangles as discussed previously. Let me just show you those triangles. This triangle, this smaller triangle and a bigger triangle. This one. So in that, this total will become equal to 0.003 plus 0.005. Let me write it down as 0.003 plus epsilon y. In case of grade 60, this becomes equal to 0.002. So the expression will become CCL over 0.003 CCL over 0.003 equal to dt divided by epsilon y plus epsilon y plus 0.003, because this is epsilon y plus 0.003. So for we can further write this down as CCL equal to 0.003 divided by epsilon y plus 0.003 dt. Now for this is general expression for CCL, and for grade 60 we can write, for grade 60 this epsilon y is exactly equal to 0.00207, which code allows us to take equal to 0.002. So using this value for grade 60, CCL and grade 60, alright, will become equal to, when you put 0.002 over here, this becomes 0.002 plus 0.003, so 0.005. So this becomes 3 over 5 dt, simple, 3 over 5 dt. Remember, this is for grade 60 steel, grade 60 only, for any grade, alright, this is for any grade, and this is specifically for grade 60. So ये जो कंप्रेशन कंट्रोल लिमिट स्ट्रेन जो है, this was epsilon equal to epsilon y, and for grade 60 this becomes equal to 0.002. So CCL strain is equal to epsilon y, all right. Opposite to this we have epsilon TCL, which was 0.005, and according to 2014 code. So now this is epsilon corresponding to CCL condition. CCL strain is epsilon y. Now, just to give you an idea of how a compression control section, how is it flexural behavior. Just look at the curve for this 6.50 inch square area cross section. This section is a compression controlled
section, its strain is exactly, I think, exactly equal to 0.002 at the nominal conditions. That is, when epsilon C max is equal to 0.003, it has a strain of the strain at the uh, extreme layer of tension steel is exactly equal to epsilon y 0.002. So this is how the tension control section and compression control sections are defined. जैसे हमने पहले टेंशन कंट्रोल वाली कंडीशन में डिस्कस कर लिया, इसी तरह मैं एक डिस्कशन यही कंप्रेशन कंट्रोल वाली, मसलन अगर आप एक सेक्शन के एनालिसिस कर रहे हैं और उसका जो सी की वैल्यू आई है, आप एक सेक्शन एनालाइज कर रहे हैं और उसका आपने सी कैलकुलेट किया, उसी स्टेज पे आप बता सकते हैं कि ये सेक्शन आया कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन है या नहीं। जैसे हमने पहले टेंशन कंट्रोल सेक्शन उसी स्टेज पे चेक किया, वहाँ पे हमने क्या चेक किया, वी चेक्ड दैट सी शुड बी इक्वल टू आर लेसर देन, यहाँ पे मुझे इक्वल टू भी डालना चाहिए था, C should be equal to or lesser than 3/8 dt, the section is defined will be a tension control section, because this condition guarantees that epsilon t would be equal to or greater than 0.005. All right. So if we wanted to have a quick check like tension control section, if we wanted to have a quick check for the compression control section, we can see after calculating C we can compare it with CCL. If the calculated value of C is greater than CCL, मसलन यही मैं यहाँ पे साइड पे ड्रॉ करता हूँ इसको, इस फिगर को, अगर आपके पास जो C की वैल्यू आ रही है वो लेसर देन CCL आ रही है, सॉरी ग्रेटर आ रही है, ये वाली जैसे आपको नज़र आ रही है, ये जो C की वैल्यू है ये ग्रेटर है ना CCL से, सो इसका मतलब, और इस वजह से यहाँ पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो 0.002 से कम प्रोड्यूस होगा। सॉरी मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ स्केल में नहीं ड्रॉ किया, मैं रिपीट कर लेता, इसी के ऊपर शायद बेहतर रिपीट कर लूँ। अगर यानी अगर आपके केस में ये लाइन अब थोड़ी लाइन ज़्यादा हो रही है, लेकिन लेट्स एक्सेप्ट दिस, अगर आपका ये आपकी चल रही हो, सॉरी थोड़ी लाइन सीधी हो रही है, अगर ये चल रही हो आपकी लाइन, ठीक है, अब आपके C की वैल्यू ग्रेटर है ना CCL से, तो आपकी स्ट्रेन भी ऑटोमेटिकली CCL जो स्ट्रेन है कंप्रेशन कंट्रोल स्ट्रेन एप्सिलॉन T उससे कम आएगी। सो इफ़ यू आर परफॉर्मिंग एन एनालिसिस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एंड यू गेट टू एंड यू कैलकुलेट इट्स C, just compare its C with CCL. If its C is greater than also equal, now C is equal to or greater than C for CCL, then section is compression control. Because this will ensure that the epsilon T is equal to or lesser than epsilon Y. So, and for grade 60, you know that this CCL is equal to, for grade 60, you can write down that this CCL is 3/5 dt. So, if this condition is satisfied, it defines a compression controlled section. All right, so we have said that in case of tension control sections, or you can say if epsilon T is equal to or greater than 0.005, the section is tension controlled. If this epsilon T is equal to or lesser than epsilon Y, I repeat, if epsilon T is equal to or greater than 0.005, the section is tension control. If epsilon T is lesser than epsilon Y, then the section is called compression control. What if the value of epsilon T is between 0.005 and epsilon Y?
then the section is called transition zone section. Transition zone section. So we have tension control section and compression control section, and in between we have transition zone sections. So third type of sections are transition zone sections. These are defined as sections having epsilon t greater than epsilon y but lesser than 0.005 as per ACI 31814 version, and as per the newer version of 2019, this is replaced by epsilon y plus 0.003 in case of ACI 31819 version. So the only difference between ACI 31814 and SIN 19, the change is that instead of a fixed value of 0.005, we have another way to define this limit, epsilon y plus 0.003. In case of grade 60, this for grade 60 we can write down, for grade 60 the above definition will become epsilon t between 0.002 and 0.005. Now this is the condition even if you consider 2014 version or 2019 version. In both cases, for grade 60 there is no change between 2014 and 2019. The only change is for other grades of steel. So anyways, this is how we define a transition zone section. It means that if you wanted to define it in terms of C value, we could define it as, so in this we can simply say that if C value is but greater than C for tension control limit, then the section would be called as transition section, transition zone section. Now we have the values for CTCL and we have the values for CCL. For grade 60, I am writing these values for grade 60 only. For grade 60, this value is 3/8 dt, with the subscript t, and this value for grade 60 would be 3/5 dt. For other grades, you can see the corresponding values. So if you wanted to see how would a transition section look like, ये वाला जो section था ऊपर वाला, it corresponds to CCL limit, compression control section. This one is a tension control section. In between these two would lie a transition zone section. A transition zone section would lie in between these two. So let me take you to the code table where these definitions are given. ये 2014 का कोड है, इसमें इन फर्स्ट कॉलम्स को भी फिलहाल देखें, बाकी की तरफ बाद में आएंगे. एप्सिलॉन टी की बेस पे क्लासिफिकेशन हुई है सेक्शन की. अगर सेक्शन में एप्सिलॉन टी इक्वल टू और लेसर देन एप्सिलॉन टी वाई हो, यानी एप्सिलॉन वाई टी वाई टेंशन के लिए आ रहा है टेंशन स्टील में, तो सेक्शन कंप्रेशन कंट्रोल. अगर बिटवीन एप्सिलॉन टी वाई एंड 0.005 हो तो ट्रांजिशन, और अगर 0.005 से ग्रेटर हो तो टेंशन कंट्रोल. 19 वर्जन में सिर्फ ये फ़र्क डाला गया है कि ये जो लिमिट 0.005 वाली थी उसको रिप्लेस कर दिया विद एप्सिलॉन टी वाई, एप्सिलॉन वाई प्लस 0.003, और बाकी वही डेफिनेशन है. ग्रेड 60 के लिए वही बन जाएगा जो 2014 में गिवन है. ये बाकी ग्रेड्स को
स्पेशली हायर ग्रेड को, ग्रेड 80 को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये चेंजेस की गई हैं। यू कैन रीड दिस आर्टिकल इन दी ACI कोड। अब अच्छा, एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा, इससे पहले हमने कुछ टर्म्स डिफाइन की थी। मैं ज़रा समरी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इससे पहले हमने अभी हमने इस लेक्चर में टेंशन कंट्रोल सेक्शन, कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन और फिर बीच में ट्रांजिशन जोन सेक्शन डिस्कस किए। इन सारी की डिस्कशन में जो क्राइटेरिया था वो एप्सिलॉन टी के ऊपर बेस्ड था। एप्सिलॉन टी वाज द, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि वो कहाँ लाई करे तो फिर सेक्शन क्या कहलाएगा। यानी जो पैरामीटर इनको डिस्टिंग्विश करने वाला है वो एप्सिलॉन टी है। इससे पहले हम एक टर्म डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, अंडर रीइंफोर्स्ड और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शंस। वहाँ हमारी बेसिस ऑफ डेफिनेशन क्या थी? एप्सिलॉन एस। यानी एप्सिलॉन एस जो है, जो कि करस्पॉन्ड करता है टू द स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेंशन स्टील, जो कि डबल लेयर से केस में डिफरेंट हो जाएगा। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, एट द लेवल ऑफ डी, एप्सिलॉन एस इज स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ डी, एप्सिलॉन टी इज स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ डी टी। ये जो ऊपर आपको एप्सिलॉन एस नज़र आ रहा है, इसकी बेस पे सेक्शन का ओवर इनफोर्स और अंडर इनफोर्स होना डिफाइन हुआ था, और इस एप्सिलॉन टी की बेस पे हमने डिफाइन किया सेक्शन का टेंशन कंट्रोल या कंप्रेशन कंट्रोल या ट्रांजिशन जोन सेक्शन। अच्छा, जो बैलेंस कंडीशन की हमने डेफिनेशन की थी वो भी हमने एप्सिलॉन एस के ऊपर बेस की थी। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी समरी रखने लगा हूँ ताकि आप इसको कहीं कंफ्यूज ना कीजिएगा इसको। इससे पहले हम डिफाइन कर चुके हैं अंडर रीइंफोर्स्ड, सेक्शन, और बीच में है बैलेंस्ड सेक्शन, और यहाँ पे है ओवर रीइंफोर्स्ड। ठीक है, यहाँ हमारा क्राइटेरिया था एप्सिलॉन एस। यहाँ हमने कहा एप्सिलॉन एस अगर इक्वल टू और ग्रेटर, हमने चले इक्वल टू को नहीं लेते फिलहाल क्योंकि बैलेंस्ड में आ जाएगा वो। अगर एप्सिलॉन एस एप्सिलॉन एस इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन वाई, सेक्शन इज कॉल्ड अंडर रीइंफोर्स्ड। इफ एप्सिलॉन एस इज exactly equal to epsilon y, the section is called balanced section. If epsilon s is less than epsilon y, the section is called over reinforced. अच्छा, दूसरी जो हमने डेफिनेशन की वो क्या है? टेंशन कंट्रोल। टर्म्स हमने पढ़ लिए हैं, वो क्या है? टेंशन कंट्रोल, और बीच में है ट्रांजिशन, जोन, और यहाँ पे है कंप्रेशन कंट्रोल, ये वाले सेक्शन। टेंशन कंट्रोल सेक्शन की हमने डेफिनेशन की, इफ एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0.005। यहाँ हमने कहा कंप्रेशन कंट्रोल में हमने कहा इफ एप्सिलॉन टी इज लेसर देन इक्वल टू आर लेसर देन एप्सिलॉन वाई, और ट्रांजिशन जोन में हमने कहा एप्सिलॉन टी इज greater than epsilon y but lesser than 0.005। सो ये है समरी आपकी अंडर इनफोर्स। अच्छा, बाल दो हमने जो इक्वल टू वाला है वो हमने अंडर इनफोर्स में डाल लिया था जब हम डिस्कस कर रहे थे। वो टेक्निकली आप कह सकते हैं इसको भी, ये भी अंडर इनफोर्स कहला सकता है, लेकिन बेहतर है कि इस तरह से पुट किया जाए, अंडर इनफोर्स्ड, बैलेंस्ड और ओवर इनफोर्स्ड। और मैं जो चाह रहा था कि आप गौर कर लें इसमें, वो ये है कि इसमें हम कर रहे हैं ये एप्सिलॉन एस, ये हमारा डिफाइन कर रहा है, एप्सिलॉन एस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ जो हम कर रहे हैं वो
एप्सिलॉन टी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ हमारी डेफिनेशंस एप्सिलॉन टी, यहाँ भी एप्सिलॉन टी। तो ऐसा हो, अच्छा मसलन यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ आ रही है? अगर एक सेक्शन टेंशन कंट्रोल सेक्शन है, यानी उसका एप्सिलॉन टी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.005 है, तो डेफिनेटली वो अंडर इन्फोर्स तो होगा ही होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सेक्शन अंडर इन्फोर्स्ड है तो फिर वो टेंशन, वैसे भी हमें पता है कि एप्सिलॉन टी की वैल्यू इक्वल होती है एप्सिलॉन एस के सिंगल लेयर ऑफ टेंशन स्टील के केस में, और एप्सिलॉन एस की वैल्यू, सॉरी एप्सिलॉन टी की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर होती है देन एप्सिलॉन एस फॉर more than one layers of tension steel। ठीक है। सो एनीवेज इनमें इतना डिफरेंस नॉर्मली नहीं होता, करीब करीब वैल्यूज़ होती हैं, बट एनीवेज यू शुड नो कि एक्चुअल डेफिनेशंस हैं क्या। तो बहरहाल एक पॉसिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे जिसमें एक डबल लेयर की टेंशन रेनफोर्समेंट होगी, और उसमें एप्सिलॉन एस हमारा एप्सिलॉन वाई से ग्रेटर होगा, लेकिन एप्सिलॉन टी एप्सिलॉन वाई से कम, सॉरी एप्सिलॉन टी जो है वो एप्सिलॉन टी जो है वो ग्रेटर होगा एप्सिलॉन वाई से, लेकिन एप्सिलॉन एस जो है वो स्मॉलर होगा। यानी सेक्शन जो है वो ट्रांजिशन होगा, जोन सेक्शन होगा और ओवर इन्फोर्स्ड होगा। सो ये कुछ स्पेशल केसेस में बन जाता है, बट एनीवेज ये आपको, यानी अंडर इन्फोर्स का मतलब ये नहीं है टेंशन, इनको ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। An under enforced section doesn't mean it is necessarily a tension control section. An under enforced section could be a tension control section, it could be a transition zone section, कोई भी हो सकता है, मतलब you should not confuse these things. So next we are going to discuss, अगर आपको शुरू में डिस्कशन देखें तो हमने कहा था हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पार्ट को, ये एम पहले डिस्कस हो चुका था, फाई को डिस्कस करना था, स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर को इन केस ऑफ फ्लेक्चर लोडिंग। तो ये जो डिस्कशन हमने सारी की है, ये बेसिकली हम फाई को डिस्कस करना चाह रहे थे। तो फाई की वैल्यूज चूँकि टेंशन कंट्रोल और कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शंस के लिए डिफरेंट होती हैं, इसलिए हमें पहले कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करना था कि टेंशन कंट्रोल सेक्शन क्या होता है, कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन क्या होता है, और ट्रांजिशन जोन सेक्शन क्या होता है। तो अब हम रेडी हैं टू डिस्कस 5 वैल्यूज़ फॉर दीज टाइप्स ऑफ सेक्शंस। नाउ ACI कोड हैज़ डिफाइंड that phi will be taken equal to 0.9 for tension control sections, fixed value of 0.9, ठीक है, and those we have defined them as epsilon t having equal to or greater than 0.005 according to 2014 code, and phi is taken equal to 0. Let me show it for you. 0.65 or 0.75 for compression control sections. A fixed value of 0.65, and these are compression control sections are the one in which epsilon t is equal to or less than epsilon y. Now why do we have two different values for 0.65 and 0.75 for compression control sections? This value is used if the
transverse reinforcement is in the form of ties or stirrup, and this 0.75 is used if the transverse reinforcement is in the form of spirals. ये टाइज जो हैं ये बीम में shear reinforcement के तौर पे यूज़ होती हैं। बीम में हम जो यूज़ करते हैं उनको स्टिरप्स बोलते हैं, और इनका पर्पस shear reinforcement के तौर पे, या हम आगे पढ़ेंगे, shear reinforcement के तौर पे ये यूज़ होते हैं, इनको हम स्टिरप्स बोलते हैं। ये बीम्स में हम यही यूज़ करते हैं, स्टिरप्स, इन केस ऑफ बीम्स। टाइज और स्पाइरल्स ये बीम कॉलम्स में यूज़ होते हैं। ये जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्टिरप्स हैं, बीम में स्टिरप्स हैं, दीज आर द स्टिरप्स। ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, दीज आर स्टिरप्स, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर नीचे भी हैं, ये दीज आर स्टिरप्स। और कॉलम्स के केस में ये भी उसी तरह के बॉक्सेस हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार्स के ऊपर लगाई गई हैं, बॉक्स शेप। लेकिन इन केस ऑफ कॉलम्स दीज आर कॉल्ड टाइज। ये टाइज हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये जो लाइन जा रही है जो मैं लगा रहा हूँ, दीज आर टाइज। सो इन केस ऑफ अ कॉलम दीज आर कॉल्ड टाइज, in case of a beam they have different purposes and they have different names, their shapes is similar, although in case of columns alternative to these ties we have even a better type of reinforcement which are spiral। इस केस में एक ही बार जो है वो पूरी इसके गिर्द स्पाइरल की तरह लपेट ली जाती है, ठीक है। सो इन चूँकि ये जो हमारी डिस्कशन है ये उन कॉलम्स के लिए भी वैलिड है जिन पे एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे होते हैं, जिनको आप एक्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम या बीम कॉलम्स कह सकते हैं जिनको। तो इसलिए ये अब कोड तो सारी चीज़ों को फिर इकट्ठे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे बहरहाल अच्छा है कि आपको यहीं से आइडिया होने लग जाए कि कॉलम्स में क्या वैल्यूज़ यूज़ हो सकती हैं। तो हमारे केस में जो कि बीम की अभी तक डिस्कशन हो रही है, सो वी विल बी यूजिंग दिस वैल्यू 0.65 फॉर कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन, ठीक। सो ये तो टेंशन कंट्रोल सेक्शंस और कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शंस की बात हुई। ज़ाहिर है इसकी वजह यही है कि जो पहले बहुत डिटेल में डिस्कस हो गया, ये सेक्शंस जो हैं ये डक्टाइल होते हैं इस टेंशन कंट्रोल सेक्शन, इसलिए इनके लिए फाई की वैल्यू बड़ी रखी जाती है। कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शंस आर ब्रिटल सेक्शन, ब्रिटल बिहेवियर होते हैं, इसलिए इनके लिए छोटी वैल्यूज रखी गई हैं। व्हाट अबाउट ट्रांजिशन सेक्शंस? नाउ फाई वैल्यूज़ फॉर ट्रांजिशन सेक्शन। So before discussing tie values for transition sections, let's look at relationship between phi and epsilon t. If epsilon t is this is for grade 60, the discussion is primarily for grade 60 because we are using, instead of epsilon y we are using a special value 0.002. So epsilon t, if epsilon t is lesser than 0.002, the section is compression controlled, and then in that case we are using for stirrup tie reinforcement will be using a fixed value of 0.65 for these situations, compression control section. And if we are in this region, epsilon t is equal to or greater than 0.005, if the section is tension controlled, then we have again a fixed value of 0.9. In between we have a transition zone between epsilon y or for grade 60 0.002 and 0.005. In between these two the section is transition zone section, and in that case this line, this linear interpolation is done between a compression control section and phi for a compression control section and phi for a tension control section. So अगर आप इस लाइन की इक्वेशन बनाएं तो वो आपको phi की इक्वेशन दे देगा। मसलन अगर मैं इसकी इक्वेशन यहाँ पे बनाऊँ तो ये बन जाएगी phi इक्वल टू 0.65। अब ये 0.65 तो हो गई होगा ना, उसके बाद जो राइज होगा वो हमें पता होना चाहिए। मसलन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ, लेट्स से इफ वी आर ओवर हियर, if we are over here between 0.002 and 0.005, then for this value of epsilon t, what should be the value of
corresponding value of phi? This is the question. What should be the value of phi for this value of epsilon t? So this value will naturally be, this value of phi will be equal to 0.65 plus this rise. 0.65 तो पहले से पता है ना, आगे राइज कितना होगा ये डिटरमिन करना है. सो 0.65 प्लस दिस rise can be determined if you consider the slope of this line. The slope of this line is, you know, this line rises by an amount of, by this amount, ये जो amount है, इस amount से ये rise करता है. ये amount कितनी है? 0.9 minus 0.65 equal to 0.25. और कितनी ये जो राइज करता है 0.25 के अमाउंट से, इसमें करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन टी में चेंज कितना आता है? 0.005 से. जनरली अगर हम कहें तो ये एप्सिलॉन वाई है. दिस बिकम्स 0.002 फॉर ग्रेड 60. सो लेट्स राइट एप्सिलॉन वाई फर्स्ट. सो दिस विल बिकम 0.65. तो इस लाइन की जो स्लोप होगी, अगर हम उस स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें, अभी हमने स्लोप की लिखा नहीं है, लेकिन जनरली अगर हम स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें विद दिस रन इट, और ये रन कितना है? एप्सिलॉन टी माइनस 0.002. यानी जनरली सारे अगर हम लिखें तो ये एप्सिलॉन वाई लिखेंगे. फॉर ग्रेड 60 ये 0.002 होगा ये वैल्यू, लेकिन ये एप्सिलॉन वाई जनरल वैल्यू. सो दिस विल बिकम 0.65 प्लस, अब ये स्लोप कितना होगा? ये रन, सॉरी ये राइज, ये वाला राइज यहाँ से लेके यहाँ तक का जो राइज 0.25 का राइज डिवाइडेड बाय ये वाला रन. सो दिस विल बिकम 0.25. और ये रन कितना है? 0.00, sorry, shouldn't say 0.003, this is, sorry, 0.005 minus 0.002 multiplied by epsilon t minus epsilon y. So for this expression will give for epsilon, for any value of epsilon t between 0.002 and 0.005, this expression will give phi value. So now if you specify this for grade 60, then you can see that for grade 60 this expression will change to, now since for grade 60 epsilon t is equal to 0.002, approximate value 0.002 allowed by the code, so the above expression will become, phi will become 0.65 plus 0.25 divided by, sorry, this general value, this was the general value, this should have been the general value of 0.002. General value is epsilon y, so let me correct this first. This is generally, this is epsilon y. So particular value for grade 60 this will become 0.005 minus, now we are putting the value of epsilon y for grade 60 which is 0.002 into again epsilon t which is the independent variable in this equation. Epsilon y will become 0.002 for grade 60. So if you simplify this expression, this will become, ये 0.25 है और ये क्या बन जाएगा? 0.003. So if you see, this will become, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करना है, this will become 0.25 divided by 0.003, or you can say this will become 250 by 3. So we could write that the above expression as this: phi equal to 0.65 plus
250/3 into epsilon t minus 0.002. So keep in mind this is for grade 60 only. For other grades you should know the general expression. All right. अगर आपका स्पाइरल हो, ये तो हमने स्टिरअप टाई जो रिइंफोर्समेंट है, बीम्स के केस में स्टिरअप्स और कॉलम्स के केस में अगर टाइज हों तो ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड है. अगर स्पाइरल वाला हो तो फिर आप उसी तरह से फार्मूलेट कर सकते हैं. जहाँ 0.65 लिखा है वहाँ 0.75 हो जाएगा, और दूसरा ये जो 0.25 लिखा है इसकी जगह पे ये राइज थोड़ा कम हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा, और ये 0.005 उसी तरह से, ये एप्सिलॉन वाई उसी तरह से, और बाकी चीज़ें उस तरह से होंगी. तो एक्सप्रेशन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं उसके लिए भी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल उसको नहीं लिख रहा. अभी फ़िलहाल हम उसको नहीं लिख रहे. सो बुक में एक्सप्रेशन दी हुई आप उसको देख लें. यू कैन ओके, चलिए लिख लेते हैं जो कम्प्लीटेड. बेहतर है एक दफ़ा कंप्लीट किया जाए. सॉरी, फॉर स्पाइरल reinforcement which we will be discussing in case of columns only, the expression changes to, the general expression would be phi equal to 0.75 plus this time the slope you will be, जो पहले हमने कैलकुलेट किया था 0.9 minus 0.65, अब ये 0.9 minus 0.75 हो जाएगा. So it will be 0.15. So this will be 0.9 minus 0.75 divided by 0.005 minus epsilon y. This is the slope, multiplied by epsilon t minus epsilon y. Now for grade 60 you can write this down as phi equal to 0.75 plus this is now 0.15, उसी को सिंप्लीफाई अगर कर लें, divided by 0.005 minus 0.002 into epsilon t minus, sorry, this will become, for epsilon y now we can put 0.002 because for grade 60 epsilon y can be taken equal to 0.002. So even if you further simplify this, we need to in fact simplify this part. So you see, if you see, this becomes 0.15 divided by 0.003. So this can be written as 150/3 or 50. So we could say that for grade 60 the phi value will become, the expression for phi will become 0.75 divided by 50 into epsilon t minus 0.002. This is for grade 60 and spirals only. All right. So this has been elaborated in this graph also, seen. So you can see ये फार्मूलाज आपकी फार्मूला शीट में भी गिवन है, बट यू शुड नो कि ये कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से आते हैं ये फार्मूले. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू दिस फाइनल टॉपिक इज अपर लिमिट ऑन बीम रिइंफोर्समेंट. ये इनडायरेक्टली एक लिमिट, इस जो करंट कोड है उसमें एक इनडायरेक्टली लिमिट लगाई गई है. जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि प्रायर टू 2002 edition of the ACI code,
जो लिमिट रखी गई थी वो ऐसे रखी गई थी, रो मैक्स इक्वल टू 75% ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन करस्पॉन्डिंग जो रो है। अब जो उसके बाद जो कोड्स आए 2014 तक, जो कोड्स थे, उन्होंने डेफिनेशन दूसरी रखी। उन्होंने क्या डेफिनेशन रखी? उन्होंने कहा कि जी एप्सिलॉन टी जो है, लेट मी राइट दिस डाउन फॉर यू, यानी ये जो ACI 318 की वर्जन्स हैं, मैं अभी 2002 से लेके 2014 तक सारों में यही बात है, लेकिन मैं फ़िलहाल 14 की बात कर रहा हूँ। इसके मुताबिक जो डेफिनीशन थी एप्सिलॉन उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट थी बीम्स के लिए, एंड एज फार एज अपर लिमिट ऑन बीम रिइंफोर्समेंट इज़ कंसर्न, एज फार एज मिनिमम डक्टाइल बिहेवियर इज़ कंसर्न, तो वो लिमिट ये थी। सो ACI 318 2014 के मुताबिक जो डेफिनीशन थी, लेट मी टेक यू टू दैट फाइल। ये जो है ACI 318 2014 मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2014 वाला वर्जन। इसमें रिक्वायरमेंट ये थी, ये आपका आर्टिकल है, इन्फोर्समेंट स्ट्रेन लिमिट इन नॉन प्री स्ट्रेस्ड बीम्स, और लिखा है फॉर नॉन प्री स्ट्रेस्ड बीम्स विद PU लेसर देन 0.10 FC'AG। इसको फिलहाल आप ना इसको समझेंगे, बिल्कुल लिखा हुआ ही नहीं है। ये डिफ़ाइन करने की इसलिए कोशिश की गई ताकि कॉलम से उनको, कॉलम में तो एक्सियल लोड सफिशिएंट होता है ना, तो अगर कॉलम में लोड अगर जो एक्सियल लोड है वो इससे कम हो तो फिर हम उसको बीम समझेंगे। ठीक, थोड़ा सा लोड हो तब भी हम उनको बीम समझेंगे। जब इस लिमिट से जब तक कम है तो बीम ही समझेंगे, इससे बड़ा होगा तो फिर हम इसको कॉलम समझेंगे। बहरहाल इसका सादा सा मतलब ये है कि बीम्स की बात हो रही है, कॉलम्स की बात नहीं हो रही है। उसके बीम्स के लिए रिक्वायरमेंट ये है, नॉन प्रीस्ट्रेस्ड बीम्स की बात हो रही है कि एप्सिलॉन टी, ये 2014 के मुताबिक रिक्वायरमेंट थी कि जो एप्सिलॉन टी है इट शुड बी एटलीस्ट 0.004, और इस द इफेक्ट ऑफ दिस लिमिटेशन इज टू रिस्ट्रिक्ट द रीइंफोर्समेंट रेशो। यानी जो मैं आपको कह रहा था ना, इनडायरेक्टली पहले 2002 तक तो ये था ना कि रो मैक्स वाज इक्वल टू 0.75 टाइम्स रो बैलेंस्ड। अब क्या तरीका रखा गया? इनडायरेक्ट मेथड। अब एप्सिलॉन टी पे एक लिमिट रखी गई कि एटलीस्ट 0.004 इतना होना चाहिए, 0.004 प्रोड्यूस होना चाहिए। ये 2014 की अभी तक बात कर रहा हूँ मैं, 2014 वर्जन की। The effect of this limitation is to restrict the reinforcement ratio in non-pre-stressed beams to mitigate brittle flexural behavior in case of an overload. This limitation, of course, doesn't apply to pre-stressed beams. So, 2014 के कोड के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है बीम से डक्टिलिटी के हवाले से, वो है एप्सिलॉन टी शुड बी इक्वल टू आर ग्रेटर दैन 0.004। लेकिन मैं आपको एक चेंज बताना चाह रहा हूँ जो ACI 318 वर्जन ने अडॉप्ट किया है, जो कि रिवीजन की है, वो ये है कि एप्सिलॉन टी की ये जो मैं आपको सेक्शन दिखा रहा हूँ 2014 वाले में, यही सेक्शन मैं आपको अभी ये वाला सेक्शन मैं आपको अभी 2019 वाले में दिखाता हूँ। ये 2019 वर्जन है ACI 318 का, और यही 9.3.3.1 वाली रीइंफोर्समेंट स्ट्रेन लिमिट इन नॉन प्री-स्ट्रेस्ड बीम्स। नॉन प्री-स्ट्रेस्ड बीम्स विद PU लेसर देन दिस, इसकी मैं एलेबोरेशन पहले कर चुका हूँ। इस सिंपल सी बात है कि बीम्स की बात हो रही है, शेल बी टेंशन कंट्रोल्ड। टेंशन कंट्रोल्ड होने का क्या मतलब है? एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन, अब ये 19 कोड के मुताबिक बात कर रहे हैं, तो फिर 19 कोड में तो टेंशन कंट्रोल की जो डेफिनीशन है वो भी 0.005 के हिसाब से नहीं है, वो भी एप्सिलॉन वाई प्लस 0.003 की गई है। लेकिन समझाने के लिए अगर मैं ग्रेड 60 की बात करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। यानी अब हमारी रिक्वायरमेंट रीइंफोर्समेंट स्ट्रेन लिमिट जो है, इसका पर्पस भी वही है। द इफेक्ट ऑफ दिस लिमिटेशन इज टू रिस्ट्रिक्ट द रीइंफोर्समेंट रेशो in non-pre-stressed beams to mitigate brittle flexural behavior in case of an overload. Before the 2019 code, a minimum strain limit of 0.004 was specified
for non-pre-stressed fracture behavior, non-pre-stressed fracture members. Beginning with the 2019 code, this limit is revised to require that the section be tension controlled. इसका मतलब है 2019 वर्जन के मुताबिक no section should be I mean every section should be a tension control section according to this table. वही टेबल है जो मैं आपको इससे पिछले वाले सेक्शन में दिखा रहा था जब आप डिस्कस कर रहे थे टेंशन कंट्रोल कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शंस को. तो इसका मतलब ये है कि 2019 जो कोड है उसमें रिक्वायरमेंट है द सेक्शन शुड बी टेंशन कंट्रोल. बीम्स की बात हो रही सारी, ये सारे सेक्शन शुड बी टेंशन कंट्रोल. और 2019 वर्जन में जो डेफिनीशन है टेंशन कंट्रोल सेक्शन की वो क्या है? एप्सिलॉन डिटेल में डिस्कस हो गया. एप्सिलॉन टी शुड बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन एप्सिलॉन वाई प्लस 0.003. और फॉर ग्रेड 60 दिस बिकम्स, पहले डिस्कस हो चुका है ये, एप्सिलॉन टी शुड बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन. ग्रेड 60 के लिए ये वैल्यू आप 0.002 पुट कर सकते हैं. सो फाइनल आंसर विल बिकम 0.005. यानी इसका मतलब ये है अगर हम ग्रेड 60 के लिए फ़िलहाल पर डिस्कशन करें तो 2014 वर्जन में एप्सिलॉन टी वाज रिक्वायर्ड टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.004 और 19 वर्जन में एप्सिलॉन टी इज़ रिक्वायर्ड टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.005. ये बात आपका जो जेम्स के वाइट की बुक है उसने बड़ी अच्छी डिस्कस की है. हालांकि जब वो बुक लिख रहा था उस वक्त तो 2014 वर्जन ही पब्लिश हुआ था, लेकिन ये ऐसे जो आथर हैं जेम्स के वाइट, ये ख़ुद मेंबर हैं ACI कमेटी के, ACI 318 कमेटी के, जो इस कोड को लिखने वाली कमेटी है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एनालिसिस आगे मैं आपको दिखाने लगा हूँ जिसके अंदर उसने प्रूव किया है कि ये जो रिक्वायरमेंट है कि आप कह रहे हैं कि ये जो कोड कहता है कि एप्सिलॉन टी शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.004, ये रिक्वायरमेंट ठीक नहीं है. रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए और कोड ने वाकई इसको फिर अडॉप्ट भी किया है 2019 वर्जन के अंदर. वी विल सी कि ये कैसे इसको यानी इसके ऊपर जो एतराज़ात किए हैं जो आथर ने, बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, वो हम आगे शॉर्टली उसको देखने लगें. अभी हम एक चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इफ़ेक्ट ऑफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ स्टील रेशो रो ऑन MN नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी एंड फाई MN रिड्यूस्ड नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी. इस पर्पस के लिए हम एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करने जा रहे हैं. ये हमारा क्रॉस सेक्शन है जिसको हम अपनी इस डिस्कशन के लिए कंसिडर करना चाह रहे हैं. 14 इंच इसकी विड्थ है, 22 इंच इसकी टोटल हाइट है और 19.5 इंच इसकी डी है. FC प्राइम 4000 PSI, FY is 60 KSI. और यहाँ जो AS लिखा गया है, यहाँ पे कुछ बारें दिखाने के बजाय एक जनरली एक रेक्टेंगल आपको दिखाई गई है हैच करके. इसका पर्पज़ ये है कि चूँकि हम इफ़ेक्ट ऑफ स्टील रेशो रो को स्टडी करने जा रहे हैं तो ये एक वेरिएबल होगा. यानी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके, यानी एक केस में एक वैल्यू होगी, फिर दूसरे केस में थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, फिर यानी AS की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ज़ाहिर इसी से रो की वैल्यू बढ़ती जाएगी. और हम इफ़ेक्ट चेक करेंगे ऑन MN एंड फाई MN. इसको इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए एक टेबुलर फॉर्म में कुछ पहले डेटा है हमारे पास, यानी जिसको बाद में हम प्लॉट भी कर लेंगे, लेकिन पहले हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में हम डेटा है. मैं उस डेटा को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ. ये टेबल बेसिकली इफ़ेक्ट ऑफ रिइंफोर्समेंट रेशो ऑन नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ और रिड्यूस्ड नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ को स्टडी करने के लिए बनाया गया है. आप यानी एक टाइम पे एक यानी ये जो पहली रो है और ये एक क्रॉस सेक्शन को डिफ़ाइन कर रहा है, ये एक सेक्शन को डिफ़ाइन कर रहा है. इसमें और नीचे वाली रोज़ में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमने यहाँ AS रखा है 1.37, अकॉर्डिंगली रो इज़ 0.005. और ऐसे जैसे नीचे आते गए हैं, ये इसको डबल कर दिया, ऊपर के वाले के मुकाबले में एरिया ऑफ स्टील डबल कर दिया, फिर ट्रिपल कर दिया, यानी इस तरह से हम आगे बढ़ाते गए हैं एरिया ऑफ स्टील को.
सो रो की वैल्यू 0.005 से बढ़ाते बढ़ाते हम 0.030 पे ले आए हैं। ए एस भी अकॉर्डिंगली इस तरह से बढ़ता आ रहा है। अगर हम एक पर्टिकुलर को फिलहाल कंसिडर कर लें, बाकी हर रो में उसी तरह से फिर कैलकुलेशन हुई है। ये रो है और ये ए एस है, ये तो सिंपल सी बात है। सी कैसे कैलकुलेट किया गया? सी ये हमने जैसे डिस्कशन की हुई थी, सारा एक अंडर रेनफोर्स सेक्शन को एनालाइज करने का या इवन ओवर रेनफोर्स सेक्शन के एनालिसिस का भी हमने प्रोसीजर डिस्कस किया हुआ है। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का जो प्रोसीजर डिस्कस किया उसके मुताबिक हमने ये पैरामीटर्स ऑब्टेन किए। ये सी की वैल्यू आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय सेटिंग अप द इक्विलिब्रियम कंडीशन, और एप्सिलॉन टी की वैल्यू अगेन आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम। ये मतलब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप इस खुद इनको वेरीफाई कर सकते हैं वैल्यूज़ को। एप्सिलॉन टी इज़ बेस्ड ऑन डी टी के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है, डी के ऊपर बेस्ड नहीं है। और फाइव के सिंगल लेयर हो, इस केस में मैंने सिंगल लेयर कंसिडर किया है, तो सिंगल लेयर के केस में जाहिर है कि डी और डी टी एक जैसे होते हैं और एप्सिलॉन एस और एप्सिलॉन टी भी एक जैसे होते हैं, सो नो प्रॉब्लम हेयर। फाई की वैल्यू we have just discussed that phi is a function of epsilon t, so we have detailed में हमने डिस्कस कर लिया इसको। सो एप्सिलॉन टी की बेस पे सेक्शन जो है वो डिफाइन होता है कि सेक्शन टेंशन कंट्रोल है, कंप्रेशन कंट्रोल है या ट्रांजिशन जोन सेक्शन है, और अकॉर्डिंगली हमारे पास तीनों केसेस में फाई की वैल्यूज। ये चूँकि लेट्स सी आगे क्या है, एम एन अगले कॉलम में हमने एम एन कैलकुलेट किया है, एम एन अगेन उसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने प्रोसीजर डिस्कस किया हुआ है, और आखिरी कॉलम सिंपली फाई और एम एन का प्रोडक्ट है। इस फाई और इस एम एन का अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट हम लिखते गए हैं। क्विक नोट ऑन एप्सिलॉन टी। एप्सिलॉन टी जो है इस केस में आपके पास ये ग्रेड 60 स्टील है, 5Y60 KSI, तो इसका जो एप्सिलॉन वाई है वो 0.002 है, इसका जो y है वो 0.002 है। तो अगर आप देखें तो ऊपर वाला जो ये वाला जो सेक्शन है जिसमें एस 1.37 है और रो 0.005 है, इससे हमारे पास एप्सिलॉन टी का आंसर आया है 0.0258, ठीक है। और यील्डिंग जो है वो 0.002 पे होनी थी इसकी, यानी इसका एप्सिलॉन वाई 0.002 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये 0.005 से ऑफ कोर्स ग्रेटर है, तो ये 0.9। ये वाला एप्सिलॉन टी अगेन ग्रेटर देन 0.005, सो फाई इज़ अ फिक्स वैल्यू टेंशन कंट्रोल। ये 0.0662 है, ये भी ग्रेटर देन 0.005 है, अगेन फाई 0.9। यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल टू 0.005, अगेन फाई 0.9, लेकिन इससे नीचे जब स्ट्रेन 0.004 हो गई है एप्सिलॉन टी की, अब ये सेक्शन ट्रांजिशन जोन सेक्शन बन गया। अब इसका फाई 0.9 नहीं रहेगा, अब ये इंटरपोलेट होगा इस रीजन से। अब हम इंटरपोलेट करके इसको कैलकुलेट करेंगे। सो वो जो फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया था, ये जो ग्रेड 60 के लिए स्पेसिफिक लिखा था, हम उसी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन टी जब आप 0.004 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फॉर फाई करस्पॉन्डिंग टू 0.004। वो आंसर यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 0.817 फॉर करस्पॉन्डिंग टू 0.00 एप्सिलॉन टी ऑफ 0.004। आगे फिर एप्सिलॉन ए एस और रो बढ़ते गए हैं, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और एप्सिलॉन टी की वैल्यू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ पे ये 0.00278 हो गई, फिर आगे 0.00207 हो गई, और ये 0.002 हो गई। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो आखिरी सेक्शन है जिसमें ये एप्सिलॉन टी की वैल्यू 0.002 हो गई है, अगर आप डेफिनेशन देखें कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन की, तो कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन की डेफिनेशन क्या थी? कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन की डेफिनेशन थी एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू और लेसर देन एप्सिलॉन वाई। तो ये ग्रेड 60 है जिसकी हमारी डिस्कशन चल रही है, वो उसका एप्सिलॉन वाई आप 0.002 ले सकते हैं एज पर कोड। तो अगर इक्वल टू भी आ जाए एप्सिलॉन वाई के, तब भी हम उसको कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन मानेंगे। एप्सिलॉन टी अगर इक्वल भी हो जाए एप्सिलॉन वाई के, तो हम उसको कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन मानेंगे। तो ये वाला जो आखिरी वाला सेक्शन है ये हमारा कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन है। दिस सेक्शन इज कंप्रेशन कंट्रोल। इस वजह से आपको नज़र आ रहा है फाई की वैल्यू 0.65 फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। सो ये जो आखिरी है दिस इज कंप्रेशन कंट्रोल, ठीक है, कंप्रेशन कंट्रोल। सो
दैट्स वाई वी हैव अ फिक्स वैल्यू ऑफ 0.65। ठीक है, इसके मुकाबले में ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ तक जो सेक्शंस हैं दीज आर टेंशन कंट्रोल सेक्शंस। ठीक है, यहाँ तक जो सेक्शंस हैं दीज आर टेंशन कंट्रोल। उसके बाद ये जो कुछ हैं बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक, दीज आर द ट्रांजिशन जोन सेक्शंस। ठीक है, और ये आखिरी हमने डिस्कस किया, दिस वन इज, दिस लास्ट वन इज compression control। This one is compression control section। ऊपर वाले चार, बल्कि यस चार टेंशन कंट्रोल्ड, और बीच में फिर ये तीन ट्रांजिशन जोन सेक्शन, और फिर ये कंप्रेशन। जैसे जैसे आप एस बढ़ते जा रहे हैं आप कंप्रेशन कंट्रोल की तरफ आते जा रहे हैं, एप्सिलॉन टी कम होता जा रहा है, फाई की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली कम होती जा रही है। अच्छा, अब पहली ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है? ऑब्जर्वेशन पे जाने से पहले हम इसी को टेबुलर फॉर्म में जो डेटा है इसको ग्राफिकल फॉर्म में यानी प्लॉट करके देखते हैं, ताकि ज़रा पैटर्न्स और ट्रेंड्स हैं इसके अंदर वो हमें ज़रा क्लियरली नज़र आ सकें। सो लेट मी ब्रिंग दैट ग्राफ ओवर। तो ये है वो वही ऊपर वाले टेबल से हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। एक्स एक्सिस पे हमने रिइंफोर्समेंट रेशो रो को रख लिया, वाई एक्सिस पे मोमेंट को रखा, और दो लाइंस बना ली। ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, दिस इज़ ग्राफ ऑफ एम एन वर्सेस फाई, यानी इस कॉलम और ये वाला वाई एक्सिस पे इसको प्लॉट किया, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। और दूसरा जो ग्राफ है वो फाई एम एन वर्सेस फाई, ये जो लाइन, क्योंकि फाई से मल्टीप्लाई हो के थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है, तो ये लाइन आपको नीचे नज़र आ रही है, उसके नीचे नीचे जा रही है ये वाली लाइन। सो ये आपके पास फाई एम एन वर्सेस रिइंफोर्समेंट रेशो, ये वो नीचे वाली लाइन। अब ज़रा आप देखिएगा, पहले जो हमारे चार सेक्शन थे वो टेंशन कंट्रोल सेक्शन थे, यानी ये जो जिनके साथ मैंने ब्लू टिक्स लगा दिए हैं ये हमारे टेंशन कंट्रोल सेक्शंस हैं, पहले चार। फिर आगे जो तीन हैं दीज आर, जिनके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए, ब्लैक क्वेश्चन मार्क, ये है ट्रांजिशन जोन सेक्शंस, और ये जो रेड सर्कल में किया ये हमारा कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा ट्रेंड क्या है इसमें। ट्रेंड ये है कि जैसे पहले 4 पॉइंट्स तक जहाँ तक हमारे टेंशन कंट्रोल्ड सेक्शंस हैं, वहाँ तक जैसे जैसे आप रो बढ़ा रहे हैं तकरीबन लीनियरली एम एन भी बढ़ रहा है उसके साथ, तकरीबन आपको ये एम एन भी और फाई एम एन दोनों तकरीबन लीनियरली बढ़ रहे हैं अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.005। ठीक है, इस यहाँ इस वैल्यू जो ये जो सेक्शन है, चौथा सेक्शन, इसके लिए जो हमारे पास स्ट्रेन आया है वो 0.005 आया है ना, चौथा वाला जो सेक्शन है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ, यानी ये जो सेक्शन है ये डिवाइडिंग लाइन होगी बिटवीन टेंशन कंट्रोल एंड ट्रांजिशन जोन सेक्शंस। ठीक है, और दूसरी जो